वेलकम टू डॉक्टर पीसी वर्मा इकोनॉमिस्ट यूट्यूब इकोनॉमिक्स क्लास। आज के इस क्लास में मैं आपको बताने जा रहा हूं बहुत ही सुनहरा, बहुत ही अच्छी बातें जो आज के इस शुभ घड़ी के समय, धनतेरस का समय काल चल रहा है और ये बड़ा ही शुभ माना जाता है। फिच की रिपोर्ट फिच की रिपोर्ट है कि भारतीय अर्थव्यवस्था 66.9% की दर से चालू वित्त में दौड़ेगी। फिच की रिपोर्ट 6.9% की दर से भारतीय इकोनॉमी चालू वित्त वर्ष में दौड़ेगी। ये खबर एजेंसियां नई दिल्ली की रिपोर्ट पर आधारित तथ्यों का डॉक्टर पीसी वर्मा शास्त्री, पूर्व अध्यक्ष पटना कॉलेज, पटना विश्वविद्यालय द्वारा विश्लेषण किया जा रहा है। यह विद्यार्थियों के लिए है जो यूपीएससी, आरबीआई, आईईएस, बिहार फाइनेंशियल सर्विस, बिहार स्टैटिस्टिकल ऑफिसर सर्विस, बीपीएससी, जनरल सिविल सर्विसेज और विभिन्न राज्यों में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड जो पहले बिहार में था, झारखंड राज्य और छत्तीसगढ़, उड़ीसा और दिल्ली के
एनसीआर एरिया में रहने वाले सभी हिंदी भाषी स्टूडेंट्स जो विभिन्न राज्यों से आके दिल्ली में अपना प्रवास रखे हैं और वो यूपीएससी और सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, उनके लिए बता रहा हूं कि फिच की रिपोर्ट है कि 6.9% की दर से भारतीय इकोनॉमी चालू वित्त वर्ष में दौड़ेगी। ये विश्व में सबसे ज्यादा ऊंचा ग्रोथ रेट है जो फिच की रिपोर्ट बतला रहा है। कहा जाता है कि जीएसटी बदलाव के बाद वैश्विक रेटिंग जो करने वाली एजेंसियां हैं वो फिर से रिसर्च के द्वारा ये पता लगाया कि जीएसटी से कम करने से क्रेताओं पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, उससे जो खरीदारी बढ़ी, उससे अर्थव्यवस्था में जो परिवर्तन हो रहा है, उससे क्या ग्रोथ रेट पर असर हो रहा है। इसके लिए जीएसटी बदलाव के बाद वैश्विक रेटिंग एजेंसी ने बढ़ाया अनुमान, डेटा कलेक्शन किया और पाया कि नहीं, अब जो है 6.9% की दर से भारतीय इकोनॉमी चालू वित्त वर्ष में दौड़ेगी। वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिच ने जीएसटी बदलाव के बाद वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत के जीडीपी की वृद्धि दर अनुमान में संशोधन किया है। एजेंसी ने जून तिमाही की मजबूत वृद्धि को और घरेलू मांग के चलते वित्त वर्ष के लिए वृद्धि दर के अनुमान को बढ़ाकर 6.9% कर दिया है। इसके पहले फिच ने भारतीय अर्थव्यवस्था के 6.5% की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया था। फिच पहली वैश्विक रेटिंग एजेंसी है जिसने 2025-26 के लिए भारत की वृद्धि दर के अनुमान को बढ़ाया है। फिच का अनुमान अन्य एजेंसियों से अधिक है। अपने सितंबर के वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में रेटिंग एजेंसी ने कहा कि चालू वित्त वर्ष की मार्च और जून तिमाहियों के बीच आर्थिक गतिविधियों में तेजी से वृद्धि हुई है। वास्तविक जीडीपी दर जनवरी से मार्च में 7.4% से बढ़कर अप्रैल जून में सालाना आधार पर बढ़कर 7.8% हो गई है। घरेलू मांग के वृद्धि को इससे काफी बढ़ावा मिलेगा। फिच ने कहा कि घरेलू मांग वृद्धि को बढ़ावा देने में प्रमुख भूमिका निभाएगी क्योंकि मजबूत वास्तविक आय से उपभोक्ता खर्च को बढ़ावा मिलेगा और कमजोर वित्तीय स्थिति निवेश को बढ़ावा देगी। यह अपग्रेड उस समय आया जब वर्ष 2025 की पहली और दूसरी तिमाही के बीच गतियों की रफ्तार अनुमान से ज्यादा तेज रही। जीएसटी जीएसटी बदलाव जीएसटी बदलाव के बाद वित्त वर्ष वित्त वर्ष बदलाव के बाद वित्त वर्ष 2025 2026 के लिए
जीएसटी बदलाव के बाद वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत के भारत के जीडीपी की वृद्धि जीडीपी की वृद्धि वृद्धि दर वृद्धि दर अनुमान में अनुमान में संशोधन किया है। अनुमान में संशोधन किया है। एजेंसी ने एजेंसी ने जून ने जून तिमाही जून तिमाही जून तिमाही की मजबूत वृद्धि जून तिमाही की मजबूत वृद्धि मजबूत वृद्धि और घरेलू मांग और घरेलू मांग और घरेलू मांग के चलते के घरेलू मांग के चलते घरेलू मांग के चलते चलते
चालू वित्त वर्ष के लिए चालू चालू वित्त वर्ष के लिए वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष के लिए वृद्धि दर के अनुमान को बढ़ाकर वृद्धि दर के अनुमान को बढ़ाकर अनुमान को बढ़ाकर 6.9% कर दिया है। बढ़ाकर 6.9 कर दिया है। इसके पहले इसके इसके पहले फिच ने इसके पहले फिच ने भारतीय अर्थव्यवस्था में भारतीय अर्थ भारतीय अर्थव्यवस्था के 6.5 के के 6.5%। इसके पहले भारतीय अर्थव्यवस्था के इसके पहले भारतीय अर्थव्यवस्था के 6.5 प्रतिशत प्रतिशत की 6.5% दर की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया था।
फिच पहली वैश्विक रेटिंग एजेंसी है। फिच पहली पहली ऐसी पहली ऐसी रेटिंग फिच फिच पहली वैश्विक रेटिंग एजेंसी है। फिच पहली ऐसी फिच पहली वैश्विक पहली 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 फिच पहली वैश्विक रेटिंग एजेंसी है। वैश्विक रेटिंग पहली रेटिंग एजेंसी है। है जिसने जिसने 2025 2025 2026 के लिए के लिए के लिए भारत के वृद्धि दर के लिए भारत के भारत के भारत के वृद्धि दर के अनुमान के अनुमान को बढ़ाया है। अनुमान को अनुमान को बढ़ाया है। पिच का पिच का अनुमान अन्य एजेंसियों से
ऑन ऑन एजेंसियों ऑन एजेंसियों से अधिक है। ऑन एजेंसियों से अधिक है। अपने सितंबर के वैश्विक आर्थिक अपने 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 सितंबर 2025 के के वैश्विक रेटिंग एजेंसी है। अपने सितंबर के वैश्विक आर्थिक परि अपने सितंबर के अपने सितंबर के वैश्विक आर्थिक परिदृश्य वैश्विक आर्थिक वैश्विक आर्थिक परिदृश्य आर्थिक परिदृश्य में रेटिंग एजेंसी ने कहा परिदृश्य में रेटिंग रेटिंग एजेंसी ने कहा कि कहा कि चालू वित्त वर्ष चालू वित्त वर्ष चालू वित्त वर्ष की की मार्च और जून
और जून तिमाहियों जून तिमाहियों के बीच के बीच आर्थिक गतिविधियों आर्थिक आर्थिक गतिविधियों में तेजी से वृद्धि हुई है में तेजी से वृद्धि वृद्धि हुई है और वास्तविक जीडीपी और वास्तविक वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर वृद्धि दर वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर जनवरी मार्च जनवरी मार्च के वृद्धि दर जनवरी मार्च के 7.88 जनवरी मार्च के 7.4 प्रतिशत से बढ़कर अप्रैल जून अप्रैल जून में सालाना सालाना आधार पर बढ़कर 7 पॉइंट बढ़कर बढ़कर 7.8 प्रतिशत हो गई है।
हो गई है। अच्छा। वही। फिच ने कहा। फिच ने कहा कि घरेलू मांग की घरेलू घरेलू मांग वृद्धि घरेलू मांग वृद्धि घरेलू मांग वृद्धि को बढ़ावा वृद्धि को वृद्धि को बढ़ावा देने में प्रमुख भूमिका। कहा कि घरेलू मांग कहा कि घरेलू मांग वृद्धि को बढ़ावा घरेलू मांग वृद्धि को बढ़ावा देने में प्रमुख भूमिका निभाएगी। भूमिका भूमिका निभाएगी। निभाएगी क्योंकि मजबूत क्योंकि मजबूत वास्तविक आय
मजबूत वास्तविक आय, मजबूत वास्तविक आय से से उपभोक्ता भोक्ता खर्च को बढ़ावा मिलेगी। भोक्ता खर्च को बढ़ावा बढ़ावा मिलेगी। मिलेगी। और कमजोर वित्तीय स्थिति और कमजोर कमजोर वित्तीय स्थिति कमजोर वित्तीय स्थिति कमजोर वित्तीय स्थिति निवेश को बढ़ावा देगी। वित्तीय वित्तीय स्थिति स्थिति निवेश को बढ़ावा बढ़ावा निवेश को बढ़ावा देगी। यह अपग्रेड यह यह अपग्रेड उस समय आया उस समय आया जब जब वर्ष वर्ष 2025 की की पहली
और दूसरी और दूसरी तिमाही। दूसरी तिमाही के बीच तिमाही के बीच गतिविधियों गतिविधियों की रफ्तार रफ्तार की रफ्तार अनुमान से ज्यादा तेज रही। अनुमान से ज्यादा तेज। अनुमान से ज्यादा तेज रही।
इसमें भारत की जीडीपी में परिवर्तन और जो 25 26। इस प्रकार हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि फीच की जो रिपोर्ट अपना दी है कि 6.9% की दर से चालू वित्त वर्ष में भारतीय इकोनॉमी दौड़ेगी। यह दौड़ने का क्रम जो है परिवर्तित होता रहा है। पीछे 7.8% तक पहुंचा था और अप्रैल जून में। तो ये फ्लक्चुएशंस होता है कि कितना खर्च किया जा रहा है और जो भारत सरकार की आर्थिक नीति है जिसमें कि जीएसटी में कमी करना या इनकम टैक्स के स्लैब में 1 लाख रुपया कम कर देना, इन सभी से परचेजिंग पावर व्यक्तियों की बढ़ी है और उसका वो खर्च कर रहे हैं और खर्च कर रहे हैं तो वो बाजार में वस्तुओं की मांग बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा और इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बढ़ेगा। दैट्स ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों में इसका डिस्कशन कीजिए कि ग्रोथ रेट कोई फिक्स्ड नहीं है कि एक बार अनुमान लगा दिया तो अनुमान लगा दिया भूकंप आ गया तो आपका सारा अनुमान चला गया। अनुमान लगा दिया, बर्फ की आंधी आ गई, बड़ा बड़ा बर्फ का गिरा, बादल फट के गिर गया, पूरा शहर दह गया, गांव दह गया। हिमाचल प्रदेश को जाके देखिए क्या स्थिति है। तो ये जो है उसको कहा जाता है रैंडम डिस्टरबेंस। अगर कोई डिस्टरबेंस नहीं हुआ तब ये होगा, लेकिन अगर अर्थव्यवस्था में रैंडम डिस्टरबेंस किसको कहते हैं? अचानक धूल की आंधी आ जाना, अचानक बर्फ गिरना, अचानक युद्ध छिड़ जाना, अचानक जो आ, पड़ोसी देश है वो मिसाइल भेजने लगा आपके देश में गिराना शुरू करने, तो ये सबसे आपका जो है जीडीपी घट जाएगा। यह एक अनुमान है और
फिच का जो दर है वो अन्य के दरों से, अनुमान के दर से थोड़ा पॉजिटिव रहता है, ये थोड़ा ऊंचा रहता है। तो फिच का जो ग्रोथ रेट है वो एकदम टाइम टू टाइम जांचता रहता है, और अप्रैल जून में तो 7.8% दिखलाया, जो सभी जगह भाषण में चलने लगा कि भारत का ग्रोथ रेट 7.8% है। ये विश्व का सबसे ऊंचा ग्रोथ रेट है। लेकिन फिर हमारे यहाँ तो आप जानते ही बहुत तरह का परिवर्तन बीच में होता रहता है। और अभी आप देखे होंगे कि काम चल रहा है अब SIR, उसके लेकर के विरोध, या किसी इशू पर विरोध हो गया, और प्रभाव अगल बगल का भी पड़ता है। नेपाल में जो स्थिति हुई, या इससे पहले जो श्रीलंका में स्थिति हुई, तो जियो पॉलिटिक्स ऐसा चल रहा है कि आपके चाहने से जो आप चाह रहे हो जाए, होने नहीं देगा। इसलिए जियो पॉलिटिक्स पर, भू राजनीति पर बराबर ध्यान रखना होगा, और आपको ये जानना होगा कि अगल बगल देशों में क्या हो रहा है। तभी आपको अपने देश की स्थिति का सही आकलन कर सकेंगे। अब हम लोगों का जो बॉर्डर है, अब हम लोग का बॉर्डर इतना खुला हुआ है कि सिर्फ बांग्लादेश देखिए, तो बांग्लादेश के साथ ये बहुत लंबा दूरी है जो खुला हुआ है, उसको क्या किया जा सकता है? वहां से इधर घुस जाता है। पाकिस्तान का बहुत सारा बॉर्डर खुला हुआ है। ये हमारे यहाँ प्रॉब्लम नहीं है। आपको हम बता दें कि ट्रम्प के पहले में जब आए थे डोनाल्ड ट्रम्प, तो उनको पता चला कि फ्लोरिडा और ये साउथ अमेरिका जो हुआ पोर्शन, उसके बगल में कौन है? मेक्सिको है। वहां से अ, गरीब आदमी सब, लेबर सब तरफ के चल गया बिना वीजा का फ्लोरिडा। और वहां जाके कहा कि भाई हम आपका गार्डन को साफ कर देंगे। वहां हर आदमी को अपने घर के सामने का जो रोड है उसको साफ रखना पड़ेगा, घास उस हुआ है उसको उखाड़ना पड़ेगा। होता क्या है, बहुत ऐसा जगह है जहाँ 6 महीना बर्फ लगता है। हम चूंकि विजिट किए हुए हैं, इससे हम देखे कि घर में, जिसके घर में ठहरे हुए थे, उसके घर में एक ट्रॉली था। तो हम पूछे "ये ट्रॉली क्या है?" तो कहा कि घास काटने का ट्रॉली है। तो हम कहा, आप घास काटते हैं? तो हाँ, हमारे कैंपस पे घास है, उसको काटेंगे, और ठीक हमारे सामने, घर के सामने रोड पर जो घास फूस हो जाएगा उसको काटेंगे, और उसको साफ सुथरा रखेंगे। हर घर वाला ऐसे ही करता है तो रोड एकदम क्लीन रहेगा। और केवल शहर में ही नहीं, गांव के एरिया में भी जाके देखे हैं, वहां का भी रोड एकदम साफ सुथरा है। रेलगाड़ी चलते हुए देखे तो हम ही लोग के तरह का था, लेकिन फर्क था कि वहाँ हर डब्बा लाल पीला नीला लगा हुआ है, उसके ऊपर किसका वो ओनरशिप उस पर है, शॉर्ट पीरियड पैसा दिए हुए है सबका, उसमें विज्ञापन भी है, चल रही है। तो देश में कोई बहुत बेसिक अंतर नहीं है। लाखों लाख इंडियन है, लाखों लाख एशियन है, अमेरिका में रह रहा है। अब वो पहले वाली बात नहीं रह गई है। और जो नए जो जेन जी है, हमारा जेन जी, उसमें ये सब कुछ नहीं है। वो ग्रेजुएशन किया, लग गया वीजा के लिए, मिल गया, निकल गया बाहर, कोई ना कोई कोर्स कर लिया। एक व्यक्ति से मिलने के लिए गए विदेश में, तो ले जाके अपना दिखलाया कि घर के नीचे में एक बड़ा सा हॉल भी था मकान के नीचे, और उसमें स्कूल है छोटा बच्चे का। तब पूछे इसका क्या है? तो कहा कि मेरी वाइफ जो है, सो बच्चे को, छोटे बच्चे को जो 4 बरस का 5 बरस का है, उसके पेरेंट्स जॉब में हैं, तो मॉर्निंग आवर में उसके पेरेंट्स जो है उसको तैयार करके वहां छोड़ जाएंगे। और इसके लिए उसकी पत्नी को वहाँ एक कोर्स करना पड़ा, जिस कोर्स का संबंध है उससे। वो कोर्स अगर आप किए रहिएगा तभी गवर्नमेंट आपको परमिशन देगी कि आप किसी के बच्चे को अपने घर में रखिए, खिलाइए पिलाइए पढ़ाइए। और फिर जब उसका मदर फादर कोई लौट के आवे तो फिर आके ले जाए। और कार वहाँ क्या है, कार जैसे हमारे यहाँ अभी वर्तमान में साइकिल है,
तो आपको बता दें कि 1964 के समय में पूरे मोहल्ले में एक या दो गो साइकिल बिहार में कहीं नजर आता था। बहुत कॉस्टली माना जाता था। और किसी को साइकिल अगर है तो वो रिच माना जाता था, उसको साइकिल है। अगर किसी को ट्रांजिस्टर है तो लोग एकदम खुश हो जाते थे, भाई क्या ट्रांजिस्टर है। रेडियो अगर है तो, अब देखिए रेडियो है, आजकल कोई रेडियो को पूछता नहीं अगर है भी तो। जब खुद आपको बता रहे हैं बिहार में पटना में टेलीविजन हमारे पास था 1979 के समय में, तो जा करके उसका स्टाम्प लिए और उसका पेमेंट किए जाके पोस्ट ऑफिस में, और वो एक कार्ड दिया कि हर साल आके आप लाइसेंस रिन्यूअल की। मैंने टेलीविजन रखने के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा और लाइसेंस अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि उस जमाने में सोचता था कि टेलीविजन है, पता नहीं कहीं विदेश उदेश से तो नहीं बात कर रहा है, क्या कर रहा है ये सब। और ये चीज अचानक जो है जब हमारे यहाँ अ, इंदिरा गांधी जी का अ, अचानक जो है निधन हुआ। निधन क्या हुआ मैंने, टेररिस्ट का ये कहिए कि वो उनका डेथ हुआ, तो उनके बाद उनके बेटा जो हैं राजीव गांधी वो बने प्राइम मिनिस्टर। वो चूंकि हवाई जहाज के पायलट थे तो ब्रेन उनका पूरे विश्व को देख रहा था। तो उस समय उन्होंने कहा कि डेवलपमेंट के लिए जरूरी है कि अधिक से अधिक मॉडर्नाइजेशन हो, और उस मॉडर्नाइजेशन में वो जोर दिया इसके ऊपर कि देश में जगह जगह जो है डेवलपमेंटल वर्क हो, और टेलीविजन को विकसित करने का जगह जगह भारत सरकार के द्वारा खमा लगाया जा रहा था सब। और धीरे धीरे प्रचार होने लगा टेलीविजन का। महाभारत एक सिनेमा आ गया हुआ था, उसी पर महाभारत लोग देखते थे। हर घर में लोग 50 आदमी बैठ के महाभारत देख रहे हैं। तो भारत का विकास एब्रप्टली नहीं हुआ है, ये ग्रेजुअली हो रहा है। कोई क्लेम करे कि हम ही किए हैं, ये गलत बात है, नीचे से होते हुए चला रहा है। आई IIM एम्स खोला गया, और आज जो है उसकी संख्या में एक भारी वृद्धि हो गई, तो ये ग्रोथ हो गया, हायर ग्रोथ हो गया। तो भारत का GDP जो है, आप खुद से एक डायग्राम खींचे हैं तो देखिए 6.5 6.5 ढाला कर रहा है। बीच में हो गया 6.9, फिर बीच हो गया 7.4, फिर बीच में हो गया 7.8, लेकिन फिर रूढ़ा क्यों हो जाएगा 6.9। तो 6.9 जो है वही आपको समझिए कि फाइनली, अब तो साल खत्म होने वाला है, तो ये जो 2025 से 2026 का जो अवधि है उसमें 6.9% GDP का रफ्तार चालू वित्त में भारतीय अर्थव्यवस्था दौड़ेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों में बताइए कि डॉक्टर PC वर्मा जो 50 वर्षों से अर्थशास्त्र पढ़ा रहे हैं, उनका उद्देश्य है कि जो भी अर्थशास्त्र के बारे में जानना चाहता है, PT में, मेंस में, इंटरव्यू में, मेरा तो ज्यादा चिंता इंटरव्यू का रहता है कि मेंस में निकल गया, इंटरव्यू में छट गया, उसको पता ही नहीं है, सिंपल सिंपल चीज नहीं पता है। एक ऐसे आदमी को बताते हैं जो IG होकर रिटायर किया, वो बोला कि GDP NDP सब पूछा था, हमको समझ में नहीं आया, वो भी नहीं दे पाया, बाकी सब दिए, लेकिन उस साल IAS में नहीं हुआ उसका। तो इस इकोनॉमिक्स को, जो जनरल इकोनॉमिक्स है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ये, तो जनरल इकोनॉमिक्स का ज्ञान आपको होना चाहिए, और वो परिवर्तनशील है। इकोनॉमिक्स को क्यों MSc इकोनॉमिक्स कहा जाता है, BSc इकोनॉमिक्स कहा जाता है? भारत में भी आंध्र प्रदेश में अगर आप मास्टर कीजिएगा तो MSc इकोनॉमिक्स मिलेगा। कोलकाता यूनिवर्सिटी में भी इस तरह का कोर्स है, क्योंकि बहुत सारा चीज ऐसा है जैसा कि साइंस है, और हमारे इकोनॉमिक्स में जो स्टैटिस्टिक्स है, इकोनोमेट्रिक्स है, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स है, जहाँ की डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन,
वेक्टर एनालिसिस, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, सारे चीजों से उपभोक्ता का बिहेवियर मापा जाता है, राष्ट्रीय आय को मापा जाता है, आर्थिक स्थिति को मापा जाता है। तो इसलिए इकोनॉमिक्स हैज बिकम साइंस, और विश्व में भी इकोनॉमिक्स को साइंस की उपाधि मिली। नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स में मिलता है। 1969 में नोबेल प्राइज स्टीनबर्जन को मिला। वो क्या थे? उनका मैक्सिमम का मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स था। उनके बाद जो है 70 में मिला पॉल सैमुअल्सन को। पॉल सैमुअल्सन अर्थशास्त्र के बहुत बड़े ज्ञाता थे, और उनकी किताब है जी इकोनॉमिक्स, जो हर स्टूडेंट जो इकोनॉमिक्स का है वो खरीदता है। पहले मार्शल की किताब पॉपुलर थी, जो 1890 में छपी थी, लेकिन मार्शल दो 1924 में रिटायर किए। उसके बाद जो है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट पहले मार्शल थे, लंबी अवधि रहे, और उनकी किताब जो है 1890 में छपी थी। और जैसे ही ये रिटायर हुए, तो एसी पिगू, डॉक्टर एसी पिगू जो हैं, वो वेलफेयर इकोनॉमिस्ट थे। वो 1930 में ही परहैप्स लिख दिए थे प्रिंसिपल्स ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स। मार्शल साहब लिखे प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, और एसी पिगू ने लिखा प्रिंसिपल्स ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स। और आज के जमाने में इंग्लैंड में छोड़िए, अमेरिका में देखिए, विश्व में हर जगह एसी पिगू का थ्योरी पढ़ाया जाता है इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स में, कि कैसे इन्वायरमेंट को क्योर करने के लिए पिगोवियन मेथड को लगाया जाए। कहाँ इंग्लैंड के हेड ऑफ डिपार्टमेंट, और वो बने कब? 1925 में, जब मार्शल रिटायर किए। तो देखिए, आज उनकी किताब जो है प्रिंसिपल्स ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स, अमेरिका में कोर्स में है वो, और उसको लोग पढ़ता है, क्योंकि वो प्रेजेंट टाइम का चीज है, पोल्यूशन। और पोल्यूशन का कैसे निवारण होगा, वो पिगोवियन मेथड है। तो ये चलता रहता है क्रम। इकोनॉमिक्स के फादर किसको कहते हैं? एडम स्मिथ को। अगर पूछ दिया माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर कौन है, तो आपको बोलना होगा अल्फ्रेड मार्शल। वेलफेयर इकोनॉमिक्स के फादर कौन है, तो बोलना होगा एसी पिगू। अगर कहेगा मैक्रो इकोनॉमिक्स का फादर कौन है, तो जॉन मेनार्ड केन्स। जॉन मेनार्ड केन्स की किताब है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। इस किताब को विश्व भर में पढ़ा जाता है। और ये मैक्रो इकोनॉमिक्स आज जो है, अमेरिका में जाइएगा तो एक ग्रुप है जो इन फेवर ऑफ जॉन मेनार्ड केन्स है। वो केन्सियन इकोनॉमिस्ट है, केन्सियन इकोनॉमिक्स है वो, और अमेरिकन सब उसको आगे बढ़ा रहा है। एक जो है जो उसके खिलाफ है, वो नॉन केन्सियन है, उसका अप्रोच है। और केन्स की किताब में देखिएगा, पूरे किताब में कहीं भी डायग्राम नहीं है, लेकिन एक पेज में एक जगह सेविंग इन्वेस्टमेंट का डायग्राम उन्होंने दिया है, और उसके नीचे लिखा है कि मेरा डायग्राम नहीं है, मेरे स्टूडेंट हैरड का है। अब सोच लीजिए, केन्स का स्टूडेंट था हैरड, जो आप पढ़ते हैं हैरड डोमर मॉडल, उनके स्टूडेंट थे। उसी में लिखते हैं उस किताब के प्रीफेस में कि हैरड ने मेरे मुखिया का एक चित्र है जो मैंने सेविंग इन्वेस्टमेंट का अपने किताब में डाला है। मैंने एक भी डायग्राम खुद का नहीं दिया है। हमारे किताब में कोई डायग्राम है ही नहीं। एक डायग्राम है, वो किसका है? हैरड का है, जो मैंने इसमें डाल रखा है। उसका बोला कि मेरे पूरे किताब को की शुद्धि करने के लिए कहीं कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं हो, कहीं सेंटेंस ठीक से है या नहीं, इसको देखने का काम मेरी स्टूडेंट मिसेज जॉन रॉबिन्सन, जो ग्रेट इकोनॉमिस्ट है, मिसेज जॉन रॉबिन्सन, जिसकी किताब जो है विश्व में पढ़ी जाती है, इकोनॉमिक्स ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन, वो उनकी स्टूडेंट थी। तो सोचिए कि केन्स का स्टूडेंट थे हैरड, और केन्स के स्टूडेंट थे मिसेज जॉन रॉबिन्सन।
और मिसेज जॉन रॉबिन्सन के स्टूडेंट थे मनमोहन सिंह। एक बार कोई उनसे पूछा कि भारत का ग्रोथ रेट क्यों कम हो रहा है, तो उस पर वो जवाब दें कि मनमोहन है ना, वो सब संभाल लेगा। दिस वाज हर स्टेट। तो हमको भी लगा कि वाई शुड सी से, तब भीतर पढ़ के देखे तो देखे कि मनमोहन सिंह वाज टॉट बाय मिसेज जॉन रॉबिन्सन। तो ये एक क्रम है और इसी क्रम में चलता है। कोई भी शाश्वत नहीं है, आया है और जाएगा। जब तक है तब तक वो कंट्रीब्यूट करता है, और पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ही इकोनॉमी को बढ़ाता है। इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए प्रोडक्शन चाहिए, प्रोडक्शन के लिए एम्प्लॉयमेंट चाहिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए कैपिटल चाहिए। ये सारे का मिला हुआ रूप होता है जिससे किसी भी देश की प्रगति होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंडों को बताइए कि डॉक्टर पीसी वर्मा इकोनॉमिक्स के यूट्यूब चैनल में 3000 से ज्यादा क्लास डाला हुआ है, जो आपके सिलेबस को 90% कवर करता है। 10% नया कुछ जोड़ दिया हो। 10% इसलिए कहे कि मान लीजिए मेघालय में कोई पढ़ रहा है तो मेघालय का इकोनॉमी है, बिहार में पढ़ रहा है तो बिहार इकोनॉमी है, यूपी में पढ़ रहा है तो यूपी इकोनॉमी है, मध्य प्रदेश है तो मध्य प्रदेश इकोनॉमी। यही चीज वहाँ मिसिंग होगा। जैसे हम जो कुछ पढ़ा रहे हैं सो बिहार इकोनॉमी को ज्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि बिहार में हम हैं। तो बाकी थ्योरीज जो है उसमें कहीं कोई परिवर्तन नहीं होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।